सॉफ्टवेयर क्या है और ये क्या करता है। दोस्तों, टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका काम किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें मेंटेन करना होता है। जैसे कि बिजनेस में कितना पैसा आया है, कितना गया है, बिजनेस में क्या परचेज हुआ है, क्या सेल हुआ है, किससे कितना पैसा देना है या किससे कितना पैसा लेना है, ये सभी काम टैली के सॉफ्टवेयर में किए जाते हैं। पहले ये सारे काम लेजर में किए जाते थे, जो कि एक टाइप की बुक होती है। आपने पुरानी मूवीज तो देखी होंगी जिनमें मुनीम या मुंशी होते थे और उनके पास एक मोटी सी किताब होती थी जिसमें वो अपना सारा हिसाब किताब लिखते थे। बट आज के टाइम में यानी मॉडर्न डे की बात करें तो ये सारा काम टैली के सॉफ्टवेयर में किया जाता है। सिंपल भाषा में बात करें तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं टैली में आगे की चीज़ों की। टैली के इस कोर्स को हम 3 टर्म में कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसके बाद हम बात करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की और लास्ट में हम जानेंगे टैक्सेशन के बारे में कि जीएसटी क्या होता है, इसे कब अप्लाई किया गया और ये कितने टाइप का होता है। तो ये सभी टॉपिक्स टैली प्राइम के इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो टर्म होता है जिसमें हम ट्रेड, गुड्स, सर्विस, डेबिट क्रेडिट, सेल परचेज, कैपिटल ड्राइंग या गोल्डन रूल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज के हम टैली सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट चलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नोट्स पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नोट्स पे आ चुके हैं और हमें एक एक करके ये जो सारे पॉइंट्स हैं जैसे कि ट्रेड, प्रोफेशन, गुड्स, एक एक करके इन सभी को कवर करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से ट्रेड से। दोस्तों, ट्रेड को व्यापार कहा जाता है और ये व्यापार यानी ट्रेड होता क्या है? तो ट्रेड एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम कोई भी सामान परचेज करते हैं, सेल करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। पहले के टाइम में एक्सचेंजिंग चलती थी, बट आज के टाइम में क्या चलता है? बाइंग और सेलिंग, यानी सामान लो और पैसे दो या फिर सामान बेचो और पैसे लो। तो ये चीज़ अब चलती है। सामान के बदले सामान यानी एक्सचेंजिंग का सिस्टम जो है अब काफ़ी हद तक बंद हो चुका है। इसके बाद आता है प्रोफेशन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। दोस्तों, प्रोफेशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो प्रोफेशन को कहा जाता है पेशा। कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक प्रोफेशन होना ज़रूरी है। बिना प्रोफेशन के हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास टीचिंग का प्रोफेशन होना चाहिए। अगर आप किसी का इलाज करना चाहते हो तो आपके पास डॉक्टर का प्रोफेशन होना चाहिए। बात करें सर्विस की, तो सर्विस में ना हम कोई भी सामान सेल करते हैं ना ही परचेज करते हैं। इसमें हम सिर्फ नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टीचर का ही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा, कि जब हम टीचर के पास जाते हैं तो टीचर से हम कुछ सामान ना परचेज करते हैं ना सेल करते हैं, सिर्फ नॉलेज का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जिम का। जिम में आप फीस देते हो मंथली, मान लो 1000 रुपये, लेकिन ऐसा तो नहीं है वहाँ पे जाके आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हो या सेल करते हो। वहाँ पे आप क्या करते हो? जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं सिर्फ उनका क्या करते हो? यूज़ करते हो और उसके बदले फीस पे करते हो। इसके बाद बात करते हैं गुड्स की। तो दोस्तों, गुड्स हमारे वो प्रोडक्ट और आइटम होते हैं जिन्हें हम बना सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। तो जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं ना, उन्हें ही हम गुड्स कहते हैं। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, गुड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यानी जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो सारा का सारा गुड्स है। गुड्स ऑफ गारमेंट, यहाँ पे जितना भी कपड़े का सामान है वो सारा का सारा क्या है? गुड्स है। और गुड्स ऑफ ग्रोसरी, यहाँ पे जितना भी ग्रोसरी का सामान है वो सारा का सारा क्या है? गुड्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये चेयर रखी हुई है, तो क्या ये गुड्स है? तो ये गुड्स नहीं है। तो ये क्या है? यहाँ पे ये काउंट होगी फिक्स असेट्स में। अब ये फिक्स असेट क्या होता है? तो वैसे तो इसका टॉपिक आ गया, बट मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो जो भी चीज़ आपके बिजनेस को सपोर्ट करती है, जिसे आप सेल नहीं कर सकते, वो किस में काउंट होती है? फिक्स असेट में। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, तो ये जो रैक है ना, फर्नीचर, ये फिक्स असेट काउंट होगा। और यहाँ पे ये जो फर्नीचर है यानी ग्रोसरी का सामान जिसमें रखा हुआ है, ये किस में काउंट होगा? फिक्स असेट में। तो गुड्स का मतलब सिर्फ इतना है कि वो प्रोडक्ट और वो आइटम जिसे आप बना के बेच सकते हो, वो गुड्स कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं परचेज और सेल की। तो दोस्तों, परचेज वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी सामान होलसेलर या प्रोडक्शन हाउस वाले से परचेज करते हैं। सेल वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सामान जो है वो कस्टमर को सेल करते हैं और पैसे अर्न करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले प्रोडक्शन हाउस वाला जो है वो होलसेलर को सेल करता है, होलसेलर रिटेलर को सेल करता है और रिटेलर किसे सेल करता है? कस्टमर को। कस्टमर यहाँ परचेज करता है रिटेलर से, रिटेलर किससे परचेज करता है? होलसेलर से, और होलसेलर किससे परचेज करता है? प्रोडक्शन हाउस वाले से। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। इसके बाद बात करते हैं परचेज रिटर्न की।
तो दोस्तों परचेज मतलब होता है खरीदना और रिटर्न यानी वापस करना। तो खरीदे हुए सामान को वापस करना ही परचेज रिटर्न कहलाता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपने होलसेलर या प्रोडक्शन हाउस वाले से सामान खरीदा और उस सामान में कुछ डिफेक्ट निकल गया और उस सामान को आप जब उसे वापस करते हो तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न। लेकिन अगर आप वही सामान कस्टमर को सेल करते हो और कस्टमर आपको रिटर्न करता है किसी डिफेक्ट की वजह से, तो ये कहलाएगा यहाँ पे सेल्स रिटर्न। क्लियर? इसके बाद आता है डेबिट और क्रेडिट। दोस्तों डेबिट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब डेबिटम होता है और जितनी भी एंट्री लेफ्ट हैंड साइड पे आती है ना वो सारी की सारी डेबिट कैटेगरी में आती हैं। सेम एज क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडियर, ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है और राइट हैंड साइड में जितनी भी एंट्री आती हैं वो सारी की सारी क्रेडिट में मेंशन होती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन को लेन देन बोलते हैं, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एक पार्टी डेबिट कैटेगरी में आती है और दूसरी आती है क्रेडिट कैटेगरी में। यानी एक के पास से पैसा आया है और दूसरे के पास पैसा गया है। तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होता है, कैसे कैसे। फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं डेटर और क्रेडिटर पे। तो दोस्तों डेटर जो होता है वो एक पर्सन या एक कंपनी, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, जो उधार सामान परचेज करते हैं। याद रखिएगा, जो उधार सामान परचेज करता है ना उसे ही डेटर कहा जाता है। और क्रेडिटर क्या होता है? जो उधार सामान सेल करता है। अब सेल करने वाला चाहे पर्सन हो चाहे कंपनी हो, अगर वो उधार सामान सेल कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स, यानी हमने मोहन ट्रेडर्स से क्या किया है? सामान उधार में परचेज किया है। तो जब हमने परचेज किया है तो हम क्या हो जाएंगे? डेटर। और किससे परचेज किया है? मोहन ट्रेडर्स से। मोहन ट्रेडर्स ने क्या किया है? हमें सेल, तो मोहन ट्रेडर्स हो जाएगा क्रेडिटर। तो यहाँ पे हम मोहन ट्रेडर्स जो है वो क्रेडिटर और हम उसके क्या हो जाएंगे? डेटर। तो इस तरीके से ये पॉइंट आप याद रखिएगा डेटर और क्रेडिटर का। इसके बाद आता है कैपिटल, ड्रॉइंग, बैड डेब्ट्स एंड डिस्काउंट। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। तो जब भी बिजनेस में बिजनेस के मालिक के द्वारा पैसा लगाया जाता है तो उसे कहा जाता है कैपिटल। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है और मैं उसमें पैसा लगा रहा हूँ अपनी साइड से, तो वो कैपिटल कहलाएगा। ड्रॉइंग की बात करते हैं, जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में से पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकालता है तो उसे ड्रॉइंग कहा जाता है। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है और मुझे पर्सनल खर्चे के लिए उसमें से पैसे निकालने हैं, तो मैंने पैसे निकाले पर्सनल खर्चे के लिए, तो वो किस में काउंट होगा? ड्रॉइंग में। बैड डेब्ट्स की बात करते हैं, जब भी बिजनेस में आपका पैसा डूब जाता है, उधारी का पैसा, तो वो बैड डेब्ट में काउंट होता है। और बात करें डिस्काउंट की, तो कोई भी वेंडर अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट का यूज़ करता है। मान लीजिए एक साइड 500 रुपये में आपको शर्ट मिल रही है और दूसरी साइड वही शर्ट 500 रुपये में मिल रही है लेकिन 10% डिस्काउंट के साथ, तो आप किधर जाओगे? जिधर डिस्काउंट मिल रहा है उधर जाओगे, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो वेंडर होते हैं ना, यानी जो दुकान वाले होते हैं, वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? डिस्काउंट का। क्लियर? और डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और अगर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम असेट्स की। ऑल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस ऑफ यू इज कॉल्ड योर असेट्स। यानी बिजनेस में आपकी जितनी भी संपत्ति है, एक सुई से लेकर पहाड़ तक जितनी भी आपकी संपत्ति है, वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाती है? असेट्स। अब असेट्स 2 टाइप के होते हैं, करंट असेट्स और फिक्स असेट्स। करंट असेट्स की बात करते हैं वो असेट्स जो बिजनेस में लंबे टाइम तक नहीं टिक सकते, जैसे कि गुड्स हो गया और कैश हो गया बैंक में। तो गुड्स कैसे होगा? कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें जो भी आपका गुड्स है उसे आप लॉन्ग टर्म तक तो स्टे नहीं कर सकते बिजनेस में। मान लीजिए आपकी शॉप है खाने पीने की, तो वही खाना पीना क्या आप जो आज चला रहे हो वो 2 दिन बाद या 10 दिन बाद चला सकते हो? नहीं ना। तो ये किस में काउंट होगा? करंट असेट में। अगर आपका कपड़े का बिजनेस है, जो आप कपड़े सेल कर रहे हो, फैशन आउट होने के बाद तो वो किसी काम के नहीं होंगे, तो वो भी किस टर्म में आएंगे? आपके करंट असेट में। फिक्स असेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट करता हूँ। फिक्स असेट वो असेट होते हैं जिन्हें हम सेल नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारे बिजनेस को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, फर्नीचर हो गया, वो सारी चीज़ें जो आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती हैं और जिसे आप सेल नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जांपल दिया है करंट असेट और फिक्स असेट का, तो इसे आप आराम से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। आगे बात करते हैं इनकम की। तो सेल करने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट आता है वो कहलाता है रेवेन्यू, ठीक है। और उस रेवेन्यू में से जितना भी खर्चा होता है वो निकालने के बाद एंड में जो पैसा बचता है वो कहलाता है इनकम। अब इसे मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कपड़े की शॉप है, आपने 1 लाख रुपए का उसमें सामान भरा
और वो 1 लाख का सामान आपने कितने में बेचा, 2 लाख में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो 2 लाख है वो आपकी इनकम नहीं है, वो है आपका रेवेन्यू। उस 2 लाख में से 1 लाख जो आपकी लागत है उसे माइनस करोगे। उसके बाद जो आपके पास 1 लाख बचा है उसमें से आप रेंट माइनस करोगे, उसके बाद बिजली का बिल माइनस करोगे, एम्प्लॉय की सैलरी है वो माइनस करोगे, और एंड में जो आपके पास पैसा बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपकी इनकम। यानी रेवेन्यू में से सारे खर्चे निकालने के बाद एंड में जो पैसा बचता है वो क्या कहलाती है, आपकी इनकम। अब दोस्तों इनकम 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम की बात करें तो वो इनकम जो डायरेक्टली आप बिजनेस करके, जॉब करके गेट करते हो, वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाती है। और इनडायरेक्ट इनकम जिसमें आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रेंट रिसीव कर रहे हो आप, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, यानी बिना मेहनत के जो आपके पास पैसा आ रहा है वो किस में काउंट होता है, इनडायरेक्ट इनकम में। अब यहाँ पे एग्जांपल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम के, देख सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्ट इनकम में सेल करके, बिजनेस करके, जॉब करके जो पैसा आता है डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में इंटरेस्ट रिसीव करके, कमीशन रिसीव करके, और दोबारा यहाँ पे ले लो आप, इंटरेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, बाकी आप रेंट रिसीव यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम में आती हैं। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंसेस आर द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड वाइल डूइंग समथिंग इन द कोर्स ऑफ योर वर्क। यानी बिजनेस में अपने काम के दौरान जितना भी आप पैसा खर्च करते हो वो किस में काउंट होता है, एक्सपेंस में। अब एक्सपेंस 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी आपके गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, गुड्स के ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा है ना, वो किस में काउंट होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में। और गुड्स के अलावा जितना भी खर्चा होता है, जैसे कि सैलरी देना, रेंट देना, टेलीफोन बिल देना, एडवर्टाइज का खर्चा, ये सारी की सारी चीज़ें किस में काउंट होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर है ना। अब यहाँ पे इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि डायरेक्ट में आ जाएगा परचेजिंग गुड्स, वेजेस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। इनडायरेक्ट में आ जाएगा सैलरी, रेंट पेड, एडवर्टाइज, डिस्काउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। इसके बाद बात करते हैं लायबिलिटी की। तो दोस्तों बिजनेस में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसे ही लायबिलिटी कहा जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने होलसेलर से या फिर प्रोडक्शन हाउस वाले से क्या किया, उधार सामान ले लिया। आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने उधार सामान ले लिया उससे। तो अब उसे क्या करना है, आपको पैसे देने उसे। तो ये जो आपके ऊपर कर्जा है ना, इसी को क्या कहा जाता है, लायबिलिटी, यानी दायित्व हिंदी में बात करें तो। लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर फुलफिल हो जाए, यानी आपके दोस्त ने आपसे पैसे लिए और 1 साल के अंदर अगर दे दिए तो ये किस में काउंट होगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में। वैसा तो यार ऐसा होता नहीं है कि दोस्त लोग पैसे ले लें और लेने के बाद उसे वापस कर दें। अगर दे देते हैं तो यार वो दोस्ती ही नहीं होती। फिलहाल मेरे दोस्तों ने भी ले रखे हैं मेरे से। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जिसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है, जैसे कि आप लोन की बात कर लो, कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, उस चीज़ की बात कर लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में काउंट होता है, जिसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं लायबिलिटीज़ के, जैसे कि कैपिटल, लोन टेकन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल। ये सारी की सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, लायबिलिटीज़ में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो है गोल्डन रूल्स। ये तो आपको यार किसी भी कीमत पे याद रखना है, क्योंकि इनके बिना जो है ना आगे की चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। तो टैली में हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की। 3 टाइप के गोल्डन रूल्स होते हैं, या इन्हें अकाउंटिंग के रूल्स भी कहा जाता है। तो पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो जहाँ भी कंपनी, ऑनर या बैंक, इन तीनों में से किसी की भी बात होती है तो वहाँ हमें तुरंत पहचानना है कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट की बात करते हैं, तो जहाँ भी कैश, थिंग्स और फिक्स असेट, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो कौन सा अकाउंट मेंशन होगा, रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंस, इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो कौन से अकाउंट से बिलोंग करेगा, नॉमिनल अकाउंट से। क्लियर? मैं रिपीट करता हूँ, पर्सनल में क्या क्या आएगा, कंपनी, ऑनर और बैंक। रियल में क्या आएगा, कैश, थिंग्स और फिक्स असेट। नॉमिनल में क्या आएगा, प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंस। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे, दोबारा ये चीज़ें आ गई हैं, ये इन सभी को हम बोलते हैं इफेक्टिव अकाउंट।
यानी अभी हम आगे जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री में हमें इफेक्टिव अकाउंट फाइंड करने होते हैं। इफेक्टिव अकाउंट क्या होता है? जो भी जनरल एंट्री में एक्टिविटी होती है उन्हें इफेक्टिव अकाउंट कहा जाता है। ये चीज़ अभी आप आगे समझोगे। तो पर्सनल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? कंपनी, ओनर और बैंक। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे राम की। राम एक नाम है, बैंक भी आता है इसमें, और ABC प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है, ये भी पर्सनल में है। उसके बाद हम बात करते हैं मोहन ट्रेडर्स की, ये भी एक कंपनी है, तो ये भी पर्सनल में आ जाएगा। लेकिन ये ड्राइंग और कैपिटल का क्या सीन है? तो दोस्तों कैपिटल क्या बताया था मैंने कि जब भी कंपनी का मालिक कंपनी में या बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल। तो बिजनेस ने या कंपनी में कंपनी के मालिक ने पैसा लगाया तो उसे कैपिटल कहा जाता है। तो पैसा लगाया किसने? मालिक ने, यानी ओनर ने, जिसकी वजह से ये कैपिटल किस अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। सेम एज ड्राइंग, यानी कंपनी का मालिक पैसा निकाल रहा है, मालिक निकाल रहा है ना पैसा, ओनर, तो पैसे निकालने को क्या कहा जाता है? ड्राइंग। और मालिक ने निकाला है तो इसलिए किस में काउंट हो जाएगा? ये पर्सनल में। ठीक है, तो समझ गए आप कि कैपिटल और यहाँ पे ड्राइंग क्यों आएगा। इसके बाद रियल का तो सिंपल है यार, कैश, थिंग्स और फिक्स एसेट, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। नॉमिनल की बात कर लेते हैं। तो नॉमिनल में क्या है? परचेज, अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो परचेज, सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। वेजेस, मजदूरी दे रहे हैं तो यहाँ पे खर्चा हो रहा है। इंटरेस्ट अगर ले रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है। डिस्काउंट दे रहे हैं तो नुकसान हो रहा है। कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है। यानी प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस किसी भी चीज़ से हो रहा है तो किस में आ रहा है? वो नॉमिनल में। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं गोल्डन रूल्स पे। ये उसका डेबिट और क्रेडिट प्रोसीजर है। तो पर्सनल से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल में मैंने क्या क्या चीज़ बताई थी आपको? कंपनी, ओनर और बैंक, तीन चीज़ें आती हैं पर्सनल में। अब जब भी इन तीनों में से कोई भी चीज़ पैसे रिसीव करती है, जैसे कंपनी, ओनर या बैंक, इन तीनों में से अगर कोई भी पैसे रिसीव कर रहा है तो वो डेबिट कैटेगरी में आएगा, और अगर पैसे दे रहा है किसी को तो वो किस में आएगा? क्रेडिट कैटेगरी में। रियल की बात करते हैं। रियल कहता है जब भी कैश, थिंग्स और फिक्स एसेट, ये तीनों चीज़ें आती हैं इसमें, बिजनेस में आए, ट्रेड यानी अगर कैश, थिंग्स, फिक्स एसेट बिजनेस में आ रहे हैं तो डेबिट, और अगर बिजनेस से जा रहे हैं तो क्रेडिट। नॉमिनल कहता है डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंस, यानी बिजनेस में अगर हमारा नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो उसे डेबिट करो, और अगर फ़ायदा हो रहा है और पैसे आ रहे हैं तो उसे क्या करो? क्रेडिट। नॉमिनल जो है इन दोनों से अपोजिट है, इनमें पैसे आते हैं तब डेबिट, और इसमें खर्चा होता है या पैसे जाते हैं तो डेबिट। मैं रिपीट कर देता हूँ तीनों को एक बार फिर से। पर्सनल कहता है कि कंपनी, ओनर और बैंक जब पैसे रिसीव करें तो डेबिट करो, और अगर इनके पास से पैसे जा रहे हैं तो इन्हें क्रेडिट करो। रियल कहता है कैश, थिंग्स और फिक्स एसेट जब बिजनेस में आए तो इन्हें डेबिट करो, और अगर ये बिजनेस से जाए यानी ट्रेड से जाए तो इन्हें क्रेडिट करो। नॉमिनल कहता है कि जब भी बिजनेस में हमारा नुकसान हो, घाटा हो, तो उसे डेबिट करो, और अगर फ़ायदा हो रहा है, इनकम आ रही है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। अब दोस्तों जो मैंने यहाँ तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई है, तो यहाँ पे कर दो वीडियो को पॉज, और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं इन्हें फटाफट अच्छे से लर्न कर लो, याद कर लो, क्योंकि आगे जो चीज़ें आ रही हैं ना, इनके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आप इन सभी चीज़ों को याद करो, गोल्डन रूल्स अच्छे से समझो, और उसके बाद आगे की वीडियो को कंटिन्यू करना। फिलहाल हम चलते हैं आगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री करते टाइम सबसे पहले हमें इफेक्टिव अकाउंट ढूंढना होता है। उसके बाद देखते हैं हम टाइप ऑफ अकाउंट, यानी जो भी हमने इफेक्टिव अकाउंट फाइंड किया है वो किस अकाउंट से बिलोंग करता है, और फिर लास्ट में रूल लगाते हैं हम डेबिट और क्रेडिट का, कि क्या हमारा डेबिट होगा और क्या हमारा क्रेडिट होगा। क्लियर? तो यहाँ से मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाते हुए चलता हूँ। कुछ एंट्री मैंने बना रखी हैं जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एंट्री है जो है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1,18,000। यहाँ पे ये बोला गया है कि बिजनेस में 1,80,000 रुपये लगाए गए हैं कैश। तो सबसे पहले इसमें इफेक्टिव अकाउंट फाइंड किया गया है। इफेक्टिव अकाउंट कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें पर्सनल अकाउंट देखना है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है? कंपनी, ओनर और बैंक। तो यहाँ पे आपको कहीं भी कंपनी, ओनर और बैंक दिख रहा है लिखा हुआ? नहीं लिखा। दूसरी चीज़ पे आते हैं जो है रियल। रियल में क्या क्या आता है? कैश, थिंग्स और फिक्स एसेट। तो यहाँ पे साफ साफ हमें क्या दिख रहा है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमारा एक इफेक्टिव अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नॉमिनल की। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? प्रॉफिट, लॉस, इनकम और एक्सपेंस। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ से प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यार अब आप सोचोगे कि यार यहाँ पे तो एक इफेक्टिव अकाउंट फाइंड हुआ है, दूसरा कैसा आएगा?
तो हमेशा सबसे पहले एंट्री को समझना है कि एंट्री बोल क्या रही है या कह रही है। तो यहाँ पे लिखा है कमेंस बिजनेस। कमेंस बिजनेस यानी बिजनेस में पैसा लगाना। और बिजनेस में पैसा कौन लगाता है? बिजनेस का मालिक। और बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल किससे बिलोंग करता है? पर्सनल से। और कैश किससे करता है? रियल से। अब हमें पर्सनल और रियल का रूल लगाना है। पर्सनल कहता है जब भी कंपनी ओनर और बैंक पैसे रिसीव करें तो डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट, अगर इनके पास से पैसा जाता है तो। रियल कहता है कैश थिंग्स फिक्स एसेट जब बिजनेस में आए तो डेबिट और जाएं तो क्रेडिट। अब यहाँ पे ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया है तो ओनर के पास से तो पैसा गया है और बिजनेस में पैसा रिसीव हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यह है हमारी पहली एंट्री। तो इस तरीके से जो है आपको जनरल एंट्री करनी है। फिलहाल चलते हैं एंट्री नंबर 2 पे, जो कि है परचेज गुड्स ऑफ कैश 5000। अब यहाँ पे इफेक्टिव अकाउंट फाइंड करना है। तो कैश तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो कि मैंने आपको बता दिया था, रियल में कैश आता है। और इसके बाद यहाँ पे एंट्री क्या कह रही है कि हमने 5000 का गुड्स यानी सामान परचेज किया है। तो पर्सनल में तो आता नहीं है ये कुछ, जैसे कि पर्सनल में क्या आएगा? कंपनी ओनर और बैंक। तो यहाँ पे कंपनी ओनर और बैंक तो है नहीं। रियल में कैश थिंग्स फिक्स एसेट आता है तो कैश यहाँ पे हम ऑलरेडी ले चुके हैं। नॉमिनल में आते हैं। नॉमिनल बोलता है जिस चीज़ से आपका खर्चा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो या फिर इनकम हो रही हो। तो यहाँ से परचेज करने से क्या हो रहा है? हमारा खर्चा हो रहा है। तो परचेज करने से खर्चा हो रहा है तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा? इफेक्टिव अकाउंट। परचेज को हम ले लेंगे नॉमिनल की कैटेगरी में और कैश आ जाएगा हमारा रियल में। नॉमिनल बोलता है जिस चीज़ से आपका खर्चा हो रहा है उसे डेबिट करो। तो परचेज करने से क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रियल क्या बोलता है कि कैश थिंग्स फिक्स एसेट बिजनेस में आए तो डेबिट। अब हम परचेज कर रहे हैं तो कैश तो हमारे पास आएगा नहीं बल्कि हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, यानी 10,000 रुपये का सामान बेचा है हमने। तो एक इफेक्टिव अकाउंट इसमें कैश हो जाएगा जो कि रियल में आता है और दूसरा इफेक्टिव अकाउंट क्या हो जाएगा? सेल। सोल्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, सेल इसकी फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि सेल करने से क्या हो रहा है? हमें फ़ायदा हो रहा है और जिस चीज़ से भी फ़ायदा, नुकसान, घाटा हो उसे हम किस में लेते हैं? कौन से अकाउंट में? नॉमिनल में। और नॉमिनल बोलता है जिस चीज़ से भी फ़ायदा हो रहा है उसे क्या करो? क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल करने से हमें फ़ायदा हो रहा है तो सेल क्या हो जाएगा? क्रेडिट नॉमिनल के अकॉर्डिंग। और रियल क्या कहता है कि जब भी बिजनेस में पैसा आए तो उसे डेबिट करो। सेल करने से बिजनेस में पैसा आया है तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी जो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर राकेश 20,000, यानी यहाँ पे हमने राकेश से 20,000 रुपये का सामान उधार खरीदा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि उधार खरीदा है? जब भी यहाँ पे ये जो अमाउंट लिखा हुआ है इसके साथ अगर कोई भी नाम आ जाता है तो वहाँ पे उधार की बात आती है यानी क्रेडिट की बात आती है। अब इस एंट्री को हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे परचेज है तो इसे सेम एज इट इज़ ले लेंगे क्योंकि परचेज करने से खर्चा हो रहा है और खर्चा हम किस में लिखते हैं? नॉमिनल में। नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब नाम नहीं था तो हम क्या लेते थे? कैश। लेकिन यहाँ पे नाम है तो क्या करेंगे? जब भी उधार की बात आती है ना तो अगर अमाउंट लिखा है तो अमाउंट को हम इग्नोर कर देते हैं और जो नाम होता है उस इफेक्टिव अकाउंट को हम कैरी कर लेते हैं। तो नाम हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे और नाम है यानी एक ऑनर है, कंपनी ओनर और बैंक, ये किस में आता है? पर्सनल में। तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। नॉमिनल बोलता है वही चीज़ कि अगर खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है जिस चीज़ से, उसे डेबिट करो। तो परचेज करने से क्या हो रहा है? हमारा खर्चा हो रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और राकेश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू विनीत कैश 10,000, यानी यहाँ पे 10,000 रुपये का जो सामान है ना वो विनीत को बेचा गया है। अब मैं इसमें एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, इसे ध्यान से समझना कि एक एंट्री हमने करी थी कि जिसमें नाम नहीं था, डायरेक्ट कैश की बात हो रही थी। दूसरी एंट्री हमने अभी परचेज की करी थी जिसमें नाम भी था और यहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ था। लेकिन ये जो एंट्री है इसमें क्या है? नाम है, अमाउंट और बीच में कैश भी लिखा हुआ है। जब इस तरीके की एंट्री आपके सामने आ जाए कि नाम है और अमाउंट है और बीच में कैश लिखा हुआ है तो ये एंट्री होती है कैश की। यहाँ पे ये जो नाम लिखा है ना इसे इग्नोर कर दो आप, इसका मतलब अब कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कैश लिखा हुआ आ गया। अगर ये कैश लिखा हुआ नहीं होता तो ये उधार की एंट्री होती
जो कि यहाँ पे विनीत को हम फिर कैरी करते हैं इस जगह इफेक्टिव अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे कैश लिखा हुआ है तो इसकी एंट्री हमारी नगद में जाएगी यानी कैश में। तो एक इफेक्टिव अकाउंट कैश हो जाएगा और दूसरा इफेक्टिव अकाउंट सेल हो जाएगा। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है तो ये सेल हो जाएगा। और नॉमिनल क्या कहता है, जिस चीज़ से आपका प्रॉफिट हो रहा है उसे क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ पे सेल करने से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे सेल क्रेडिट हो जाएगा। और रियल क्या कहता है कि बिजनेस में अगर कैश आ रहा है तो उसे डेबिट करो। सेल करने से हमारे पास पैसा आ रहा है तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री नंबर 6, ऑनर विड्रॉ 5000 फॉर इट्स पर्सनल यूज़। यानी जो ऑनर है, बिजनेस का मालिक जो है, उसने अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस में से 5000 रुपये निकाले हैं। अब जब बिजनेस में से ऑनर 5000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा या कितने भी निकाले, हमें उससे मतलब नहीं है। बिजनेस में से जब भी बिजनेस का मालिक पैसे निकालता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, ड्राइंग में। पढ़ाया था ना ये कि जब भी बिजनेस का मालिक बिजनेस में से पैसे निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। और अमाउंट कितना निकाला है, 5000। तो यहाँ पे दूसरा इफेक्टिव अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश। कैश आएगा रियल में, ड्राइंग किस में आएगा, पर्सनल में। पर्सनल क्या कहता है, जब भी कंपनी, ऑनर और बैंक पैसे रिसीव करें तो डेबिट। अब बिजनेस में से बिजनेस के मालिक ने पैसा निकाला है तो पैसा तो मालिक ने ही लिया है ना, तो मालिक ने रिसीव किया है पैसा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिजनेस में से पैसा गया है, रियल क्या कहता है, जब बिजनेस में से पैसा जाए तो उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ से बिजनेस में से पैसा गया है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 7 यानी 7, डिपॉजिट 5000 कैश इन द बैंक। 5000 रुपये जो हैं वो बैंक में जमा किए गए हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री क्या बनेगी इसकी, कैश तो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा इफेक्टिव अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक। क्योंकि पर्सनल में क्या आता है, कंपनी, ऑनर और बैंक। तो बैंक यहाँ पे साफ साफ आ रहा है, बैंक आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, कैश आ जाएगा रियल अकाउंट में। रियल क्या कहता है, जब भी बिजनेस में पैसा आए तो उसे डेबिट करो। लेकिन यहाँ से तो पैसा जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, बैंक में। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, जब भी कंपनी, ऑनर और बैंक पैसे रिसीव करें, तो बैंक में पैसा जा रहा है यानी बैंक पैसे रिसीव कर रहा है। तो इस वजह से इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 8, गेव सैलरी टू द हेल्पर 10,000। 10,000 रुपये जो है वो सैलरी दी गई है, और किसे दी गई है, हेल्पर को दी गई है। तो यहाँ पे इफेक्टिव अकाउंट कैसे फाइंड करेंगे, कैश है, डायरेक्टली ये कैश आ जाएगा। उसके बाद सैलरी दी गई है, सैलरी देने से क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है ना, तो सैलरी क्या हो जाएगा, एक इफेक्टिव अकाउंट। सैलरी नॉमिनल में आएगा क्योंकि खर्चा हो रहा है, कैश रियल में आ जाएगा। वही चीज़ नॉमिनल बोलता है जिस चीज़ से खर्चा होता है उसे डेबिट करो। तो सैलरी से क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है सैलरी देने से, तो ये डेबिट हो जाएगा। और सैलरी दे किस में रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए। एंट्री नंबर 9, टेलीफोन बिल पेड ऑफ 2000 बाय चेक। यानी जो टेलीफोन बिल है वो पे किया गया है चेक के थ्रू, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे चेक दिया गया है। दोस्तों जब भी कैश के अलावा कोई भी मेथड हो ना, चाहे चेक हो, यूपीआई हो, ऑनलाइन हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो इफेक्टिव अकाउंट बनेगा वो बनेगा बैंक। यानी सिंपल लॉजिक है, कैश के अलावा जितने भी मेथड आते हैं सारे के सारे किस में काउंट होंगे, बैंक में काउंट होते हैं, और बैंक आता है पर्सनल में। इसके बाद पे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम, टेलीफोन बिल के लिए। तो खर्चा हो रहा है यहाँ पे टेलीफोन बिल का, तो टेलीफोन बिल किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। और खर्चा है, और तो नॉमिनल क्या बोलता है कि खर्चे को क्या करो, डेबिट। तो हमने यहाँ पे टेलीफोन बिल को क्या कर दिया, डेबिट, और इसे यहाँ पे बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट। क्योंकि हमें बैंक से पे करने हैं, बैंक से पैसे जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। इसके बाद आता है सैलरी ऑफ 25,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च पेड इन अप्रैल। यानी जो सैलरी है 25,000 रुपये मार्च की, वो कब पे करी गई है, अप्रैल में। और कैसे पे की गई है, चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो किस में आ जाएगा, ये बैंक में। और पे क्या कर रहे हैं हम, सैलरी दे रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, तो ये आ जाएगा नॉमिनल में। वही चीज़ दोबारा हो रही है, खर्चा है तो उसे डेबिट कर दो। नॉमिनल क्या बोलता है, खर्चे को डेबिट करो। तो सैलरी से खर्चा हो रहा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक से हमें पे करना है। एंट्री नंबर 11, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर ऑफ कॉस्टिंग रेट्स 10,000। यानी 10,000 रुपये का जो सामान है ना वो रिटर्न किया गया है, किसके थ्रू, कस्टमर के थ्रू। और जब कस्टमर के थ्रू सामान रिटर्न किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न।
तो यहाँ पे एक अकाउंट बन जाएगा हमारा सेल्स रिटर्न का। अब जब कस्टमर ने सामान रिटर्न किया गया है तो किस में रिटर्न किया गया है, कैश में उसकी पेमेंट करी गई थी या बैंक से, तो उसकी पेमेंट कैश से करी गई थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश। कैश आ जाएगा रियल में, सेल्स रिटर्न किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। क्यों आएगा नॉमिनल में, क्योंकि भाई कस्टमर ने हमें सामान वापस किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे। हमारा तो नुकसान हो गया ना कि यार हमारा सामान वापस आ गया बिक के। तो जब हमारा नुकसान हो रहा है तो नुकसान को हम किस में करते हैं, नॉमिनल में। और नॉमिनल क्या बोलता है कि जो भी नुकसान हो रहा है या जिस चीज़ से भी हो रहा है उसे क्या करो, डेबिट। और कैश जो है हमारे बिजनेस में से जा रहा है कि सामान वो हमें वापस कर रहा है और हमें उसे क्या देना पड़ रहा है, वापस कैश। तो ये एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 12, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर फॉर सम डिफेक्ट ऑफ कॉस्टिंग रेट्स 10,000। यानी इस बार जो एंट्री है, इस बार कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया है, इस बार हमने रिटर्न किया है। और किसे रिटर्न किया है, सप्लायर को। तो इसकी एक एंट्री बनेगी हमारी कैश की, और हमने रिटर्न किया है सामान, तो जब हम रिटर्न करते हैं तो वो किस में काउंट होता है, परचेज रिटर्न में। यानी जब भी हम होलसेलर या प्रोडक्शन हाउस या सप्लायर को सामान रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न में काउंट होता है। तो यहाँ पे एक आ जाएगा परचेज रिटर्न का अकाउंट और यहाँ पे आ जाएगा एक कैश का अकाउंट। तो कैश आता है रियल में, परचेज रिटर्न नॉमिनल में आएगा। अब परचेज रिटर्न जब हम सामान करेंगे होलसेलर को या प्रोडक्शन हाउस वाले को या फिर सप्लायर को, तो हम उसे सामान देंगे और वो सामान के बदले क्या देगा, हमें पैसे रिटर्न करेगा। जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हमारा बेनिफिट हो रहा है। और नॉमिनल बोलता है जिस चीज़ से भी बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न से हमारा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है। रियल कहता है कि कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसे डेबिट करो। तो ये क्या एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 13, परचेज अ फर्नीचर फॉर बिजनेस बट द अमाउंट पेड बाय ऑनर्स क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे इसका कहने का मतलब यह है कि हमने एक फर्नीचर परचेज किया है और जो पेमेंट है वो किससे करी है, ऑनर के क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पे जो एक इफेक्टिव अकाउंट होगा वो हो जाएगा बैंक। बैंक क्यों होगा, क्योंकि जो पेमेंट है वो किससे करी गई है, क्रेडिट कार्ड से। और मैंने आपको बताया था कि कैश के अलावा जो भी मोड होते हैं पेमेंट के, वो सारे के सारे किस में आते हैं, बैंक में। कार्ड से पेमेंट करी है, जाहिर सी बात है पेमेंट कहाँ से कटेगी, बैंक से कटेगी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा इफेक्टिव अकाउंट आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर क्यों आएगा दोस्तों, जब भी कोई भी फिक्स असेट परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो है परचेज हो तो परचेज हटा देते हैं, सेल है तो सेल हटा देंगे। फर्नीचर को या फिर कोई और भी फिक्स असेट होगा तो हम उसे कैरी करेंगे, क्योंकि फर्नीचर जो है ना या फिर कोई भी जो फिक्स असेट है उसे हम बेचने के लिए नहीं ले रहे हैं, उसे किस लिए ले रहे हैं, बिजनेस के सपोर्ट के लिए। तो ये कंडीशन आप याद रखना सिंपल सी, कि जब भी अगर हम फिक्स असेट परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर डेबिट होगा, और अगर सेल कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट। क्लियर। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारा इफेक्टिव अकाउंट फर्नीचर आ गया जो कि रियल अकाउंट से बिलोंग करता है। बैंक आ जाएगा पर्सनल में। इसके बाद रियल क्या कहता है कि कैश, थिंग्स और फिक्स असेट जब बिजनेस में आए तो डेबिट। तो फर्नीचर फिक्स असेट है, हमारे बिजनेस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट। और इसकी पेमेंट कहाँ से कट रही है, बैंक से। पर्सनल कहता है कि अगर पैसे जा रहे हैं बैंक से तो क्या कर दो, उसे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है, सिंपल लॉजिक है इसका कि अगर आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो तो वहाँ से परचेज हटा देना, सेल कर रहे हो तो सेल हटा देना, उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो भी आपका फिक्स एसेट होगा। क्लियर। अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा और जा रहा है तो क्रेडिट होगा। एंट्री नंबर 14, पेन एंड कॉपी परचेज फॉर बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ रेट्स 500। यानी यहाँ पे पेन एंड कॉपी परचेज करी गई है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, कितने रुपए की, 500 रुपये की। तो एक इफेक्टिव अकाउंट साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, कैश, क्योंकि कैश में परचेज किया गया है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी। अब आप सोच रहे हो यार फिर यहाँ से परचेज हट गया, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, यानी बिजनेस के सपोर्ट के लिए लिया गया है। क्या चीज़ ली गई है, पेन एंड कॉपी। और पेन एंड कॉपी किस में काउंट होगी, हमारे फिक्स असेट में, क्योंकि हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। अब पेन एंड कॉपी ले जाके तो मुझे बेचनी है नहीं, बिजनेस में जो भी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लिखनी होंगी, कोई काम होगा, तो उसके लिए लिया मैंने। तो पेन एंड कॉपी का जो अकाउंट बनता है वो बनता है स्टेशनरी अकाउंट। और स्टेशनरी किससे बिलोंग करता है, रियल से, क्योंकि ये क्या है, फिक्स असेट। और फिक्स असेट क्या होते हैं, रियल अकाउंट के भी आप पे डेबिट, क्योंकि रियल कहता है कि जब भी कैश, थिंग्स, फिक्स असेट आए तो डेबिट। तो फिक्स असेट हमने परचेज किया है तो यहाँ पे ये स्टेशनरी अकाउंट जो है हमारा डेबिट हो जाएगा।
उसके बाद कैश से हमने पेमेंट करी है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब बात करते हैं लास्ट एंट्री की, जो है स्पेंड 2000 ऑन स्नैक्स एट एम्प्लॉयज़ बर्थडे, यानी यहाँ पे 2000 रुपये खर्च किए गए हैं बर्थडे पार्टी में। तो यहाँ पे एक इफेक्टिव अकाउंट तो जाहिर सी बात है कैश है, दूसरा हो जाएगा बर्थडे पार्टी, क्योंकि जो पैसा खर्च किया गया है वो किया गया है बर्थडे पार्टी में। तो बर्थडे पार्टी अकाउंट हो जाएगा नॉमिनल में और उसके बाद कैश हो जाएगा रियल में। रियल कहता है कि कैश थिंग्स फिक्स एसेट आए तो डेबिट, लेकिन यहाँ पे तो हमने खर्च किया है तो कैश तो जा रहा है। और नॉमिनल क्या कहता है, जिस चीज़ से खर्चा हुआ है उसे डेबिट करो। तो बर्थडे पार्टी से खर्चा हुआ है तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, बर्थडे पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो दोस्तों ये थी कुछ ट्रांजैक्शन बोल लो या फिर आप इन्हें जनरल एंट्री बोल लो। यहाँ तक मैंने आपको जितनी भी जनरल एंट्री थी जो कि आपको सीखनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, वो सारी की सारी आपको कवर करवाती हैं। तो दोस्तों यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ लो और सीख लो, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर की तरफ। तो फटाफट पहले चलते हैं हम टैली नोट्स की तरफ और उसके बाद चलेंगे हम टैली सॉफ्टवेयर की तरफ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे टैली के नोट्स पे आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज टैली प्राइम, यानी ये टैली प्राइम क्या होता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, बट मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। तो टैली प्राइम जो है एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किसी भी स्मॉल या फिर मीडियम बिजनेस में किया जाता है। टैली प्राइम की हेल्प से आप अपने अकाउंट्स, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, बैंकिंग, इन सभी को मैनेज कर सकते हो। ये जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसे एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है जिसका नाम टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर के कर्नाटका में लोकेटेड है। बात करें इसकी फुल फॉर्म की तो टैली की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शंस अलाउड इन लीनियर लाइन यार्ड। श्याम सुंदर गोयंका और भरत गोयंका को फादर ऑफ टैली कहा जाता है। अब बात करते हैं कि टैली को ओपन कैसे करते हैं। तो इसे ओपन करना बहुत ज़्यादा ईजी है। सिंपल आपको विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है TALLY। टैली प्राइम आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ये यहाँ पे टैली हमारा ओपन हो रहा है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, 2-3 सेकंड मान लीजिए। खुल जा खुल जा खुल जा। तो यहाँ पे ये टैली का पहला इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन है। पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, तीसरा है रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और चौथा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। दोस्तों इन तीनों ऑप्शन को यूज करने के लिए हमें टैली में लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। लाइसेंस क्या होता है, अब टैली पे जितना भी काम होता है ना वो सारा का सारा टैली के पोर्टल पे होता है, यानी ऑनलाइन होता है। जिस काम को करने के लिए हमें टैली से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद आप देख सकते हो टैली का जो इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो नेम ऑफ कंपनी है। अब ये क्या होता है दोस्तों, टैली पे जो हम काम करते हैं ना वो एक कंपनी के ऊपर किया जाता है, यानी कंपनी में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। अगर टैली में कंपनी नहीं है तो हम काम भी टैली में नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैली पे अगर हम आए हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, एक कंपनी, और उसी कंपनी में हम सारा का सारा काम करते हैं। ये है यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, ये हमारी करंट डेट आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल हम नोट्स पे चलते हैं वापस और इन चीज़ों को देखते हैं। हम नोट्स पे वापस आ चुके हैं और यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपनी इन्फो, और यहाँ पे बताया गया है कि जब हम टैली पे आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। बिना कंपनी के क्रिएट किए हुए हम टैली पे कोई भी काम नहीं कर सकते, जो मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक नई कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं टैली के सॉफ्टवेयर पे और मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी को एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, सेलेक्ट कैसे करते हैं, शट कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको टैली के सॉफ्टवेयर पे जाके सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं डायरेक्टली टैली के सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम डायरेक्टली टैली के सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं और हमें क्या करना है अभी फिलहाल, हमें यहाँ पे इस कंपनी के ऑप्शन पे करना है क्लिक, और इसका शॉर्टकट क्या है, F3। तो मैं ऐसे F3 प्रेस करता हूँ। F3 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट कंपनी का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अल्टर का भी ऑप्शन आ रहा है और शट कंपनी का भी ऑप्शन आ रहा है। तो फिलहाल सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आकांक्षा वाली कंपनी है इसे शट करते हैं। तो यहाँ पे हम एरो की से शट कंपनी पे आते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। दोबारा हमें एंटर प्रेस करना है। उसके बाद ये पूछ रहा है
कि क्या आप इस कंपनी को शट करना चाहते हैं। हमने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं, तो दोबारा हमें एंटर प्रेस कर देना है। जिसके बाद ये जो कंपनी है वो शट हो जाएगी, यानी टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे आएंगे और सिंपल हमें क्या करना है, एंटर करना है। दोस्तों शट कंपनी का जो ऑप्शन होता है उससे जो आपकी कंपनी होती है वो टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज हो जाती है, यानी बाद में आप दोबारा उस कंपनी को ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, कंपनी नेम। तो जिस नाम से आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हो वो नाम यहाँ पे मेंशन कर दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ मोहित बिष्ट। मैंने यहाँ पे लिखा मोहित बिष्ट, ये नाम मैंने मेंशन किया। एंटर एंटर। अब यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना है कि ये एड्रेस कहाँ है इस कंपनी का। तो मैं मेंशन कर देता हूँ सेक्टर 45 नोएडा। ठीक है, इतना मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद स्टेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201 301। इसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूँ, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी मेंशन कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये मेरा नंबर है। फैक्स नंबर कुछ है नहीं तो रहने दो। ईमेल एड्रेस अगर डालना चाहते हो तो डाल दो। ईमेल एड्रेस मैं अपने डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद वेबसाइट है आपकी, तो वेबसाइट डाल सकते हो। जैसे कि अभी हमारी एक वेबसाइट है cricketkhbri.in। सही है, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, CRICKET खबरी.in। हाँ, तो दोस्तों ये मेरी एक नई वेबसाइट है क्रिकेट खबरी, जिसमें मैं क्रिकेट के रिगार्डिंग जो भी ब्लॉग्स वगैरह होते हैं ना, या फिर फन फैक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। तो जो लोग अगर देखना चाहते हैं क्रिकेट के रिगार्डिंग कुछ भी ऐसी चीज़ें जो क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, वो इस वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ सबमिट करना है। और जैसे मैं करूँगा एंटर, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें भी सबमिट करनी है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल A करता हूँ। कंट्रोल A से क्या होगा कि एक बार में ये सारी चीज़ें सबमिट हो जाएंगी। कंट्रोल A करता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोहित बिष्ट नाम से ये कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो फिलहाल अभी हमने क्या सीखा, किसी भी कंपनी को शट कैसे करते हैं, और अगर हमारी कोई कंपनी है नई बनाना चाहते हैं तो उस नई कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं। दोबारा आ जाते हैं हम यहाँ पे कंपनी पे। तो इसके लिए शॉर्टकट है F3 प्रेस करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अल्टर पे। अल्टर से क्या होता है कि अल्टर से हम किसी भी कंपनी को एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे एडिट करके दिखाता हूँ। अल्टर पे आके मैंने किया एंटर, और यहाँ पे जो मोहित बिष्ट था इसकी जगह मैं कर लेता हूँ अंशुल दिवाकर। ये नाम मैंने चेंज किया और सिर्फ मैं कंट्रोल A से एक्सेप्ट करता हूँ इसे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या नाम आ चुका है, अंशुल दिवाकर। और अगर आप इस कंपनी को क्या करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो परमानेंटली, यानी डिलीट करना चाहते हो, तो तब क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको अल्टर पे आना है दोबारा, और यहाँ पे करना है ऑल्ट D। जैसे ऑल्ट होल्ड करके D प्रेस करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये आपसे पूछने लगेगा क्या आप अपनी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो। तो हमने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो ये दोबारा पूछ रहा है कन्फर्म हो ना, श्योर हो, कभी बाद में फिर रोने लगो। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, जिसके बाद जो हमारी कंपनी है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे जो है चेक भी कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ अंशुल, तो अंशुल दिवाकर नाम से कोई कंपनी है नहीं है, क्योंकि हमने वो क्या कर दी, डिलीट कर दी। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बिना कंपनी के तो हम काम कर नहीं सकते। तो फिलहाल ये अरुण नाम की कंपनी है। मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे अरुण नाम की कंपनी आ चुकी है। ठीक है ना, एक ऑप्शन रह गया था इसमें, मैं वो आपको दोबारा बता देता हूँ। तो इसके लिए कंपनी में आते हैं दोबारा F3 से, और यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है कि अगर आपने कोई कंपनी पहले से बना के रखी हुई है और आप उसे ओपन करना चाहते हो, तो उसके लिए सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन यूज़ किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी पे आते हैं, और मान लीजिए जीत दिवाकर नाम से एक कंपनी इसमें बनी हुई है और मैं वो कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे जाना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये देखिए कंपनी है ना जीत दिवाकर नाम से, यहाँ पे हमें करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये जीत दिवाकर नाम से कंपनी आ जाएगी। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे दो कंपनी है, एक अरुण वाली और एक जीत दिवाकर वाली, लेकिन एक्टिव कंपनी कौन सी हमारी, जीत वाली। ठीक है, अरुण वाली एक्टिव नहीं है। हम चाहते हैं कि अरुण वाली कंपनी हट जाए, सिर्फ जीत वाली रहे।
तो सिंपल हमें F3 करना है, यानी कंपनी में आना है, और यहाँ से शर्ट कंपनी पे आना है, एंटर करना है। इसके बाद जिस कंपनी को भी शर्ट करना चाहते हैं उस कंपनी पे जाना है। जैसे कि अरुण वाली कंपनी शर्ट करनी है तो इस पे करना है हमें एंटर, और फिर दोबारा एंटर। तो आप देख सकते हो कि जो अरुण वाली कंपनी थी वो यहाँ से हट चुकी है, यानी टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज हो चुकी है। क्लियर? तो आई होप दोस्तों अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि नई कंपनी कैसे बनाते हैं, उसे एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और अगर आपने कोई कंपनी पहले से बनाई हुई है, ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है, तो उसे ओपन कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम एक नई कंपनी बनाते हैं दोबारा से, और उस नई कंपनी पर सारा का सारा काम करते हैं, क्योंकि ये पहले से बनी हुई है, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अप्लाई हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कंपनी को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट नहीं शट कर देता हूँ। F3 प्रेस किया और एक पहले क्रिएट कर लेते हैं कंपनी। क्रिएट कंपनी पे आते हैं और क्या नाम रखते हैं, कंप्यूटर ज्ञान ही नाम रख देते हैं यार, हमारे चैनल का इतना प्यारा चैनल है कंप्यूटर ज्ञान। एड्रेस क्या रख देते हैं, सेक्टर 49 जो हमारा ऑफिस है, बरोला नोएडा उत्तर प्रदेश, ये हो गई हमारी स्टेट। पिन कोड 201 301, टेलीफोन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब इसमें कितने नंबर सही है मेरे वो मुझे भी नहीं पता। ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, दिवाकर जीत 85 या 58@gmail.com। वेबसाइट पुरानी वेबसाइट डाल देता हूँ, वही अपनी, जाके देखना ज़रूर इस वेबसाइट को, बहुत अच्छी वेबसाइट है। सबमिट किया और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए करने के बाद दोबारा इस तरीके से पॉपअप आएगा, तो दोबारा कंट्रोल ए कर देना है, और इस तरीके से हमारी एक कंप्यूटर ज्ञान नाम से कंपनी क्रिएट हो चुकी है। जीत वाली कंपनी में फ़िलहाल शट कर देता हूँ, इसके लिए F3 करना है मुझे, शट कंपनी पे आके एंटर करना है, और जीत दिवाकर पे आके दोबारा एंटर एंड अगेन एंटर। तो फिलहाल आप देख सकते हो सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान वाली जो कंपनी है यहाँ पे वही एक्टिव है। ओके, इसके बाद बात करते हैं बैकअप और रिस्टोर की। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कंपनी है उसका एक बैकअप क्रिएट करना है और उसके बाद उसे डिलीट करना है।